दोस्तों मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी की कर रहे हों, चाहे सीजीएल की कर रहे हों, और ख़ास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम यूपी का होने वाला है, उसके लिए मैंने आपके सामने सीरीज़ लाना शुरू किया है। ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन होंगे। आज जो है प्राचीन हिस्ट्री से बात करेंगे और सारे टॉपिक कवर करेंगे। बस आप जुड़े रहिए और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन का आंसर तो बताएंगे, साथ साथ इसका एक्सप्लेन करते चलेंगे। देखिए, वेदांग की संख्या 6 है। निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? पहला प्रश्न आपके सामने है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए, जिस बच्चे ने खगोल शास्त्र दिया है उसका आंसर सही है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। देखो, शिक्षा है, मालूम होना चाहिए। कल्प है, निरुक्त है। अब इसके बाद में व्याकरण भी है, ये आपको याद रहना चाहिए। साथ साथ में ज्योतिषी जो है वो भी है, और जो छठा नंबर है वो है छंद। तो 6 के 6 आपको याद रहने चाहिए। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, साथ साथ में ज्योतिषी है और छंद है। इस तरह से आपका आंसर जो है वो सी सही होगा। अब अगला सवाल है, पुराण की संख्या कितनी है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा पुराण की संख्या कितनी है। देखिए, आप इसका जवाब दीजिए जब तक मैं आपसे कुछ चीज़ों की और बात करता हूँ। जैसे आपको याद रखना है कि व्याकरण ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण अगर ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो पाणिनि का लिखा हुआ अष्ट जो है अध्यायी है। आपको याद रखना है अष्ट अध्यायी। ये जो है वो क्या है, कैसा है? तो ये व्याकरण का है और सबसे अहम है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में मत्स्य पुराण को आपको याद रखना चाहिए। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो ये भी आपको पुराण के बारे में याद रखना चाहिए। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा डी। तो कुल कितने जो है पुराण हैं? 18 पुराण हैं, मालूम ही होगा। अब आपको याद ये भी रखना है कि पुराण और उनसे संबंधित वंश कौन से थे। इस तरह का सवाल आपसे खूब बनता है। देखिए, मौर्य वंश से संबंधित कौन सा पुराण था? तो चारों ये आपके सामने ऑप्शन हैं, इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए जब तक मैं बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे मत्स्य पुराण आपको दिया गया है, तो जो मत्स्य पुराण है इससे संबंधित कौन सा वंश था? आपको ये फर्स्ट वाला देखिए, तो आपका आंसर होगा आंध्र था, तथा शुंग वंश जो था वो इसी से संबंधित था। अच्छा, वायु पुराण अगर पूछा जाए तो उससे जो है वो गुप्त वंश से संबंधित था। गुप्त वंश किससे है? तो वायु से है। यहाँ पे जो मौर्य दिया गया है, मौर्य वंश किससे संबंधित है? तो विष्णु से। आपका आंसर जो है वो सही होगा सी। इस तरह से ये सभी आपको याद ही होने चाहिए जो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। मेरे मुंह में थोड़ा सा छाला है तो मैं स्पीड से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा। अब आगे अगला सवाल है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस किताब से ज्ञात होता है? आपको एक चीज़ और याद रखना, जैसे रामायण की रचना जो है वो आपसे पूछी जाती है, प्राचीन हिस्ट्री सब पता होनी चाहिए। तो अगर आपसे रामायण की रचना पूछी जाती है, जब तक मैं बात करता रहता हूँ उसको गौर से सुनना है, आपको मैं सारी चीज़ें याद करा दूंगा। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब तक आपको जवाब देना है, अगर जवाब मेरा गलत होता है आप अपना जो है उसको जवाब दीजिए और फिर उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। अगर गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। तो और आपको याद रखना है कि रामायण की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी, ये आपको जहन में रखना चाहिए। दूसरी चीज़, महाभारत की अगर रचना पूछी जाती है तो महर्षि वेद व्यास ने की थी। अब यहाँ पे रामायण अगर पूछी जाए तो वाल्मीकि हैं, महाभारत अगर पूछी जाती है तो वो वेद व्यास हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। अब इसका जवाब आप देखिए, तो उम्मीद करता हूँ सभी का, आपने अगर जवाब सी दिया है तो उस बच्चे का आंसर एकदम सही है। याद रखिएगा कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। कल्पसूत्र का क्या है कि इसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। दूसरी बात यह है, भद्रबाहु की जो लिखी हुई ये किताब है, उनके रचनाकार का भी नाम याद रखिए। तो रचनाकार इसका कौन है? भद्रबाहु है। कितनी कलाएँ हैं? 64। और इनमें से जो 64 कलाएँ थी वो महिलाओं के लिए सीखना अनिवार्य था। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जो जैन धर्म था, तो जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। आगम किसके साहित्य को कहा जाता था? तो जैन धर्म के ही साहित्य को कहा जाता था। इसमें 23वें तीर्थक कौन थे? तो वो जो है महावीर स्वामी ही थे। ये भी आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें याद ही रहेंगी। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने चीज़ें रखी जा सकें। अच्छा, आपसे कहीं जैन धर्म की रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाए तो इसकी भाषा अगर पूछी जाती है इसकी रचनाओं की, तो वो प्राकृत है। अगर उर्दू का कोई बच्चा देख रहा है, ख़ास तौर से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, वो मैं भी एग्ज़ाम दूंगा और मैं इसी बल पे दूंगा आपके सामने। इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस कराने, ताकि मेरी भी तैयारी सही से रहे और मैं भी पेपर अच्छा कर सकूं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, ये पिटक जो आपके सामने दिखाई दे, तो यहाँ पर ये याद रखिए, पिटक जो है वो किताबें हैं गौतम बुद्ध जो थे उनके धर्म की। तो जैसे ये है सुतत पिटक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो गलत लिखा है सुतत होना चाहिए, सही जो है वो वर्ड सुतत होगा।
तो आपका याद रखिए ये जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाओं और पुनर्जन्म की कथाएं किसमें है, ये भी बौद्ध धर्म की ही हैं। उम्मीद करता हूँ मालूम होगा। दूसरी चीज़ जो है दीपवंश एवं महावंश, ये दीपवंश और महावंश जो थे वो मौर्यकालीन इतिहासकारी की जानकारी इन किताबों से मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास है उसकी जानकारी। और याद रखिए जाए जो मौर्यकालीन था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने का काम जो किसने किया था, चाणक्य ने किया था। चाणक्य की किताब कौन सी थी, तो वो अर्थशास्त्र थी। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इसमें आंसर आपने जिसने बच्चे ने बी दिया है उसका तो आंसर सही होगा। यार क्या हो जाता है, बी आंसर सही होगा। देखो परिशिष्ट पर्वन जो है वो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद भी रहेगा। अच्छा इसका कहीं लेखक पूछ ले किसने लिखा है, तो हेमचंद की ये कृति है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। भारतीय प्राचीन जो इतिहास है उसके स्रोत में इसको बहुत ही अहम किताब इसको माना जाता है। राजतरंगिणी जो कलहड़ की है उसको भी बहुत अहम माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक जो है स्मरणीय है, तो प्रयाग जो स्तंभ लेख है वो किस शासक का स्मरणीय है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन से स्तंभ जो हैं या कौन से शासक के समय पर स्मरणीय अभिलेख थे। जैसे हाथी गुफा से अभिलेख पूछा जाए तो वो कलिंग जो राजा था, कलिंग राजा खारवेल, उसका जो है वो स्मरणीय अभिलेख है। और आपसे जूनागढ़ अगर अभिलेख पूछा जाता है तो रुद्रदामन का नाम आपको याद रखना है, शासक है रुद्रदामन, और जूनागढ़ अभिलेख उसका माना जाता है। अच्छा नासिक अभिलेख अगर आपसे बाई चांस पूछा जाए तो गौतमी वलश्री का नाम आपको याद रखना है। गौतमी वलश्री जो शासक थे उनमें जो है वो नासिक अभिलेख माना जाता है। अब इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने सही दिया है समुद्रगुप्त, यानी डी आंसर जिसने बच्चे ने दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। डी आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है, तो समुद्रगुप्त आपको याद रखना है। इसके बाद में और भी आपको जैसे याद रखने चाहिए, जैसे सॉरी ए होल अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए तो ये है पुलकेशिन द्वितीय जो था उससे संबंधित था, आपको याद रहना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपको याद रखना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय का क्या था, तो ये जो है ए होल अभिलेख उसी से संबंधित था। अच्छा नरेश भोज जो तो प्रतिहार नरेश भोज थे, अगर उनका स्मरणीय अभिलेख पूछा जाता है तो ग्वालियर अभिलेख, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्वालियर अभिलेख आपको जहन में रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, भितरी तथा जूनागढ़ आपको याद रखना है। देखिए मैंने अभी जूनागढ़ सिर्फ बताया था, जूनागढ़ अगर सिर्फ आता है तो रुद्रदामन आपका नाम बताना है, यानी सिर्फ जूनागढ़ अभिलेख पूछा जाए तो रुद्रदामन, लेकिन भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख दोनों मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है आंसर जिसने बच्चे ने बी दिया है स्कंदगुप्त, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है रुद्राक्ष जो है किसकी लिखी हुई कृति है, यह आपको बताना है रुद्राक्षस जो है वो किसकी लिखी हुई कृति है। उम्मीद करता हूँ सभी को आंसर सही हुआ होगा, तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब पहला दिया है उसका आंसर सही है। विशाखा दत्त की जो है वो रुद्राक्ष किताब है, यह आपको याद रखना चाहिए। अच्छा यहाँ पे सामदेव का भी नाम दे दिया गया है, उम्मीद करता हूँ इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सामवेद की जो है सोमवेद जो था उसकी कृति अगर आपसे पूछा जाए तो कथारिस आपको याद रखना चाहिए, ये इसकी लिखी हुई कृति है। और भी बहुत सी इसकी कृति हैं लेकिन ये खास कृति है। और कलहड़ की तो आपको मैंने अभी बताया था कि राजतरंगिणी जो है वो कलहड़ की बहुत ही अहम किताब मानी जाती है। और 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास जो है इसमें मिलता है। किसमें मिलता है, तो राजतरंगिणी में मिलता है। किसकी लिखी हुई किताब है, तो वो आपको याद रखना है कलहड़ की किताब है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मैं फिर कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। आप देखिए भीमबेटका के गुफा चित्र किस युग की प्रस्तुति है, तो भीमबेटका की जो गुफा है उसके जो चित्र हैं वो किस युग की प्रस्तुति है, पाषाण काल की है कि उत्तर काल है कि पूरा पाषाण काल है या सिंधु काल है। उम्मीद करता हूँ सभी का मालूम होना चाहिए। देखिए नव पाषाण काल यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है, तो याद रखिए नव पाषाण काल जो था उसमें पहिए का आविष्कार हुआ था, आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात है अगर पूछा जाए नव पाषाण काल में ही कृषि का भी आविष्कार हुआ था, तो पहिए का आविष्कार कृषि का आविष्कार किसमें हुआ, नव पाषाण काल में ही। नव पाषाण काल में ही मानव ने आग का आविष्कार कर लिया। तो 3 चीज़ें हो गई, आग हो गई, कृषि हो गई, पहिया हो गया, ये सारे कहा के हैं। तो ये सभी के सभी नव पाषाण काल की उपलब्धियां हैं। इसके बाद में नव पाषाण काल में ही नव पाषाण काल की ही प्राचीनतम जो बस्ती है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत और मेहरानगढ़, यहाँ आपको याद ही होगा जो है उसको मेहरानगढ़ को कभी कभी मेहरगढ़ भी लिख देते हैं, तो मेहरगढ़ या मेहरानगढ़ जो है वो नव पाषाण काल की ही बस्तियों में से माना जाता है, ये बात याद रखें। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो भीमबेटका आपको बताना था, तो इसमें जिसने बच्चे ने सी आंसर दिया है उसका आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर, पूरा पाषाण काल आपको याद रखना है।
अगला सवाल है, कृषि से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चारों ऑप्शन देखिए, गुजरात, राजस्थान, इसके बाद में मेहरगढ़ या फिर होशंगाबाद। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। देखिए होशंगाबाद जो है वो पशुपालन के साक्ष्य जो हैं अगर पूछा जाए तो आप जवाब देंगे होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में भीलवाड़ा राजस्थान का जो है उसमें भी आपको साक्ष्य मिले हैं, काहे के? तो पशुपालन के। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको याद ही रहेंगी। दूसरी चीज़ जो है, आदमगढ़ जो है भारत में, आदमगढ़ जो होशंगाबाद के ही पास में लगा हुआ है, वहाँ पर भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें तो आपको मालूम ही रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने आंसर इसमें सी दिया है मेहरगढ़, उसका आंसर सही है। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए क्वेश्चनों का लेवल आपको पसंद आता है, मेरे बताने की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे में लेकर के आ रहा हूँ जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, खास तौर से मोस्ट इंपॉर्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही अहम सीरीज है। और ये पेपर जो है दिसंबर जो है उसमें आखिर तक होने की उम्मीद है। यूपी असिस्टेंट अभी तो यही कहा जा रहा है, तो अभी से ही तैयारी करते रहिए। सवाल देखिए, गर्तवास के साक्ष्य किस जगह से प्राप्त किए गए हैं? यहाँ पे साक्ष्य गलत लिख दिया है, तो जो है गर्तवास है उसके साक्ष्य की जगह से प्राप्त हुए हैं। ये चारों आपके सामने ऑप्शन हैं, आप फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जब तक मैं आपके सामने कुछ और भी बातें रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। देखिए मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल अगर पूछा जाए, वो भी यहीं से प्राप्त हुआ है जहाँ से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आंसर आपका सही होगा डी। तो डी याद रखिए, कुत्ते के कंकाल, इंसान के, मानव का कंकाल जो है प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ में गर्तवास जो है उसके साक्ष्य ये प्राप्त जो है बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं। और ये हैं कहाँ वर्तमान में? तो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ये प्राप्त हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। देखिए पशुपालन जो है उसके साक्ष्य मैंने कहा था आपको कहाँ से मिले हैं, तो वो आपको याद ही रहना चाहिए। और लेकिन उसका अगर पशुपालन का जो है प्रारंभ पालने का हो गया था तो वो मध्य पाषाण काल से हो गया था, और साक्ष्य नवपाषाण काल में मिले हैं। आगे हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं मिला है? तो यहाँ पे जो पशु दिए गए हैं इनमें आपको याद रखना है वो कौन सा पशु है जिसके साक्ष्य जो हैं वो जो मोहरे चित्र मिले हैं, टेराकोटा की कलाकृतियाँ, उनमें किस पशु का चित्र नहीं है? तो देखो गेंडा का है, बेल का है, हिरण का है, लेकिन गाय का नहीं है। आंसर आपका सही होगा सी। गाय जो देखो बैल है, बैल का चित्र है, लेकिन गाय का चित्र टेराकोटा की जो है कलाकृतियों में नहीं है। साथ ही साथ में जैसे हाथी का भी है, ये आपको याद रहना चाहिए, बाघ का है और भेड़िया का है, ये सारे साक्ष्य तो हैं, आपको याद रहने चाहिए, बाकी ये आपके सामने है। अगला प्रश्न है ये क्या लिख दिया है, खैर मैसेज आ गया, गोदीबाड़ा मैसेज आ गया था। गोदीबाड़ा के साक्ष्य किस जगह से मिले हैं? तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य आपको बताना है किस जगह से मिले हैं। उम्मीद करता हूं सभी के आंसर सही होंगे। देखो आपको बता ही चुके हैं, बाकी जितने नाम दिए गए हैं इनके बारे में मैं बात कर चुका हूं। एक चीज़ याद रखिए जो है, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार, सिंधु सभ्यता थी उसके विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो हैं वो आज से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का नाम आपको हर हालत में हर कीमत पर याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी को याद भी रहेंगे। दूसरी चीज़, इसका जवाब पहले दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने लोथल दिया है उसका आंसर सही है, बी आंसर जिस बच्चे ने दिया है उसका बिल्कुल आंसर सही है। राजस्थान के कालीबंगा, याद रखिए ये सवाल आरपीएससी ने पूछा था अभी। कालीबंगा जो है राजस्थान का, वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी से किसके उत्थान का प्रमाण मिला है? तो इनमें से आपको जवाब देना है किसके प्रमाण मिला है? बाजरा है, चना है, तिलहन है, कपास है, तो किसका मिला है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाता है मार्शल महादेव जो थे, निकल गया है, मार्शल के बारे में बताना चाहता, चलो छोड़ो, खैर इसका जवाब दीजिए, मैं जब तक आगे बात कर लेता हूँ, इसी क्वेश्चन पे और बात करता हूँ। तो इसमें जिसने बच्चे ने कपास दिया है, कपास आपको मालूम ही है। अच्छा आपको कमेंट करके बताना है कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। दूसरी चीज़, कपास के बारे में जब कपास की बात आई तो जो है वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम किया गया था। ये बात आपको याद रखना है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम जो है वो कपास के जो है वस्त्रों के लिए किया गया था, कपड़ों के लिए किया गया था। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी का शहर था, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल है दूसरी चीज़, सिंधु घाटी से जब बात कर रहे थे तो सिंधु घाटी में कपास के उत्पाद के प्रमाण मिले हैं, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में मिलती हैं। अवेस्ता किस भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है? ये अवेस्ता आपको बताना है, सबसे प्राचीनतम ये किस जो है ग्रंथ है। तो अवेस्ता किस भाषा का है और कहाँ से ये अवेस्ता जो है शब्द जो है वो आया, ऋग्वेद में इस्तेमाल हुआ है। ऋग्वेद में तमाम इसकी बातें इस्तेमाल हुई हैं। क्या संस्कृत है, पाली है, अरबी है, ईरानी है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। देखो, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे तो मोहनजोदड़ो में याद रखना, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से ही ये भी प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो से ही सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ आपको, और इस साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और भी याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति भी प्राप्त हुई है, यानी पुजारी जो था उसके धड़ की मूर्ति भी, तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और नर्तकी जो थी उसके कांसे की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगा। मोहनजोदड़ो से ही जो है अन्नागार इमारत भी प्राप्त हुई है, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। तो इसका जवाब दीजिए। तो जिस बच्चे ने जवाब जो है ईरान दिया है उसका आंसर सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, देखिए यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसमें भारतीय संस्कृत और यहाँ जो है कल्चर शामिल है, और साथ ही साथ में सिलेबस में प्राचीन इतिहास भी उसी के साथ ये कल्चर के तहत ही आता है, तो पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो वो लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, कालीबंगा से एक चीज़ और, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का जो साक्ष्य मिला है, नक्काशीदार जो ईंटें होती थी उनसे बनी हुई इमारतों का जो साक्ष्य मिला है वो भी कालीबंगा से ही मिला है। उम्मीद करता हूँ। और वक्राकार अगर ईंटें पूछें तो वो है चंदुहड़ो जो था, क्या था, चनहुदड़ो जो था, वहाँ से इसके वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। ऋग्वेद के नदी सूक्त कितनी नदियों का वर्णन है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्ति में कितनी नदियों का वर्णन है, प्रश्न यूँ होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो कितनी नदियों का वर्णन है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। जिस बच्चे का आंसर डी है उसका तो सही है, यानी 21 आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा, 21 नदियों का वर्णन किया गया है। देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? अगर सर्वाधिक बार उल्लेख आपसे पूछा जाए किस नदी का, तो 21 नदियां जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें 21 नदियों का सूक्ति में जो है वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे प्राचीनतम जो है वो कुंभा को माना गया है और पूर्व में गंगा को माना गया है। ये चीज़ आपको रहे, प्राचीन में पश्चिम का माना गया है 21 नदियों में तो कुंभा है, और पूर्व में जो है वो प्राचीन नदी गंगा को माना गया है। अब आपको यहाँ पे जवाब देना है, तो सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख किया गया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो आपका आंसर सही होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो आपको याद रखना है, इसका सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। अच्छा, सरस्वती नदी जो है उसका क्या है? माते मता, आपको याद रखना है। माते मता जो है, अगर पूछा जाए किसी नदी को कहा जाता था, या देवी मता किसे कहा जाता था? देवी तमा होगा, देवी तमा। और ये याद रखना है नदी तमा। तो देवी तमा, नदी तमा, ये सब जो है नाम सरस्वती नदी के थे। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक सभ्यता में किस देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था? तो किस देवता को नैतिक प्रधान माना जाता था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया है सी, वरुण, उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसको माना जाता था वरुण को। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, आर्य जो थे सिंधु सभ्यता में जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो है वैदिक सभ्यता वहीं की है। तो इसमें जो आर्य थे उनका सबसे प्रिय जो पशु अगर पूछा जाए तो वो घोड़ा था, और आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ याद भी होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है, कहाँ चला गया? झेलम नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए कि झेलम नदी जो है उसका प्राचीनतम नाम आपको बताना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो सभी का याद रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले बिपाशा दे दिया गया है, तो बिपाशा जो है वो किस नदी का? तो ब्यास नदी का जो है प्राचीनतम नाम बिपाशा था। अगर आपसे पूछा जाए है सुवासतु जो है किस नदी का पुराना नाम था, तो वो स्वात का था, जो स्वाद नदी है उसका सुवासतु था। अच्छा, घग्गर जो है वो आपके सामने दे दिया गया है। अगर पूछ लिया जाता है घग्गर के बारे में ही, तो इसका जो प्राचीनतम नाम जो था घग्गर का, तो वो दृशक दत्ती था। दृशक दत्तीय जो है वो घग्गर नदी का था।
अब झेलम नदी का कौन सा नाम है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, क्योंकि अब एक ही नाम ऑप्शन आपके सामने बचा हुआ है। तो आपका होगा बितस्ता। आपको याद रखना है, आंसर होगा आपका डी सही। अगला सवाल है, सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? मैंने अभी बात ही कर ली है, उम्मीद करता हूँ। नहीं, सतलज नदी के नाम पर नहीं मैंने बात की है, मैं गलत बता रहा। अच्छा बताइए, जब तक जवाब दीजिए तो और भाई बात करते हैं। जैसे गोमती है, तो गोमती का जो है वो आधुनिक नाम क्या है? गोमती का आधुनिक नाम जो है वो गोमल है। गोमल आपको याद रखना, गोमती का आधुनिक नाम। इसके बाद में आपको कुंभा अगर पूछी जाती है, प्राचीनतम नाम किसका था? तो काबुल जो नदी है उसका नाम कुंभा था। चिनाब नदी जो है उसका प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो अस्किनी आपको याद रखना है, उसका प्राचीन नाम था। अब इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही है, डी आंसर सही होगा। शतुद्र जो है वो याद रखना है, सतलज नदी का असल नाम था, प्राचीन नाम था। आगे है, विपत्तियों को हराने वाला देवता कौन सा है? विपत्तियों को हराने वाला देवता आपको बताना चाहिए। देखिए, देवताओं को भी याद रखना है। देवताओं में जैसे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता अगर पूछा जाए किसे माना जाता है, तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता जो है वो इंद्र को माना जाता है, इंद्र देवता को। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ वाले देवता माना जाता है, तो देवता एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता करने वाला देवता कौन सा है? तो वो अग्नि देवता है। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद में है, अगर आपसे पूछा जाए वनस्पति देवता कौन सा है, तो वनस्पति देवता जो है वो माना जाता है सोम को। प्रगति एवं उत्थान की देवी अगर पूछा जाए तो उषा को माना जाता है, उषा जो है वो आपको नाम याद रखना चाहिए। आकाश का देवता जो है वो मुझे नहीं याद आ रहा, आप में से किसी को मालूम है तो बता दीजिएगा, आकाश का देवता किसको माना जाता है? खैर, इसमें जो आंसर आपने जिसने बच्चे ने ए दिया है उसका आंसर तो सही है, यानी आपका आंसर सही होगा अश्विनी। अश्विनी जो है वो विपत्तियों को हराने वाला देवता माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व के जो है संरक्षक एवं पालनहारकर्ता के रूप में देवता माना जाता है, तो वो है विष्णु। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। दूसरी चीज़, अगर पशुओं का देवता पूछा जाए तो पूषण, पशुओं का देवता पूषण, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। पशुओं का देवता पूषण, देखो वो आ भी गया क्वेश्चन, तो पशुओं का देवता पूषण आपको याद ही रहेगा, अब तो मैंने बता ही दिया है वो एक्सप्लेन में ही। अच्छा, दूसरी चीज़, आंधी और तूफान का देवता जो है वो मरुत को माना जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आजीविका का क्या मुख्य आधार था? देखिए, लोहे के हथियार का प्रयोग करते थे, तो लोहे का हथियार का प्रयोग जो है वो उत्तर वैदिक काल वाले ही करते थे, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। जब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उसमें ये जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे ये लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। दूसरी चीज़, इस उत्तर काल में ही सभ्यता का विस्तार जो है वो गंगा यमुना दो आप तक फैल गया था। विस्तार जो है वो फैला हुआ था गंगा और यमुना तक। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे पहले इसका आंसर दीजिए। आंसर इसमें होगा कृषि। कृषि जो है वो उत्तर वैदिक काल में होने लगी थी, और उत्तर वैदिक काल में आजीविका चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए कृषि का इस्तेमाल होने लगा था। इसके बाद में है काटक संहिता। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। ये एक बार सवाल बन चुका है इस तरह से कि 24 बैलों के ज़रिए खींचे जाने वाले हल जो था उसका उल्लेख मिलता है, तो वह है काटक संहिता के नाम जो किताब है उसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में उत्तर के राजा को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, अमूमन हम लोग जानते हैं कि सम्राट, विराट वगैरह ये राजा के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनका एक चीज़ याद रखने की इसमें यह भी है कि इसमें जो राजा हैं उनके दिशाओं के एतबार से उनके नाम बांटे गए थे। जैसे पूर्व का जो राजा होगा, पूर्व का राजा, उसको कहा जाएगा सम्राट, तो यहाँ पे सम्राट जो दिया गया है तो पूर्व के राजा को कहा जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, अगर पश्चिम का राजा आपसे पूछा जाए तो उसको स्वराट कहा जाएगा। सम्राट किसे कहा जाएगा? उत्तर के राजा को। और अगर आपसे पश्चिम के राजा को पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाएगा। यहाँ पे उत्तर का राजा पूछा गया है तो आपका आंसर होगा विराट। ठीक, उत्तर का राजा विराट, पूर्व का राजा सम्राट, पश्चिम का राजा स्वराष्ट्र, इस तरह से याद रखना। दक्षिण का राजा भोज, दक्षिण का राजा किसको कहा जाएगा? भोज को। और मध्य जो बीच का राजा होगा वो उसको राजा ही कहा जाएगा। ठीक है, मध्य का कौन होगा? राजा। अगला सवाल देखिए, सवाल है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों में जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध जो थे उनके वहाँ जो है घटना चलती थी और उस घटना का प्रतीक माना जाता था किसी जानवर या किसी चीज़ को। तो मान लीजिए जैसे जन्म है उसको एक घटना माना गया है यहाँ पे, तो जन्म का प्रतीक किसको माना है? तो आपका आंसर होगा डी, कमल एवं जो है
सांड होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख दिया है क्या, ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दिया, इसको सही कर लीजिएगा। डी वाला आंसर है कमल एवं सांड होना चाहिए, ये जन्म का प्रतीक माना जाता था। तो गर्भावस्था जो है होती है गर्भावस्था, उसमें उसका प्रतीक माना जाता था हाथी। ज्ञान का प्रतीक माना जाता था पीपल। ये उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें याद रखना चाहिए। अब जो घोड़ा था ये गृह त्याग का माना जाता था प्रतीक, घोड़ा माना जाता था गृह त्याग का प्रतीक। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इन क्वेश्चनों में मेरे एक्सप्लेन करने में कोई गलती हुई तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने जनरल को पढ़ाना शुरू किया है, जनरल पेपर को। तो जीके जीएस का कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो उसके लिए बहुत ही अहम है। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। देखिए इससे पहले संविधान, अनुच्छेद वगैरह और जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं अपने, उनको सबको मैं पढ़ा चुका हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।